स्ट्रक्चर चार्ट बेसिकली क्या करता है या इसका पर्पस क्या है। देखें, पहली बात यह है कि व्हाट वी डू, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट वी कॉल्ड इट डिकम्पोजिशन। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है डिकम्पोजिशन। बेटा, डिकम्पोजिशन का मतलब ये है कि लार्ज प्रॉब्लम, अ प्रॉब्लम इज broken down into small modules. Problem is broken down into smaller parts. ठीक है ना, ये है डिकम्पोजिशन। अच्छा, अब ये जो स्मॉलर पार्ट्स है ना, इनको हम कहते हैं मॉड्यूल्स। ठीक है, और बेटा ये जो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स या इनको सब रूटीन भी बोलते हैं, इस बात को सब रूटीन। ठीक है ना, और बेटा ये जो मॉड्यूल्स हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक को हम बोलते हैं फंक्शन और एक को हम बोलते हैं प्रोसीजर। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमने उसको क्या किया, वी डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स और सब टास्क कॉल्ड सब रूटीन्स, एंड मॉड्यूल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स वी कॉल्ड फंक्शन एंड प्रोसीजर्स। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर चार्ट है ना, वो इन मॉड्यूल्स के दरमियान रिलेशनशिप डिफाइन करता है। ये जो हम स्ट्रक्चर चार्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो बेटा स्ट्रक्चर चार्ट में हम क्या करेंगे, वो जो मॉड्यूल्स हैं उनके दरमियान हम रिलेशनशिप्स देखेंगे कि भाई अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें कितने मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, और वो मॉड्यूल्स आपस में किस तरह से कनेक्टेड है। तो स्ट्रक्चर चार्ट की मदद से, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट, वी कैन अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम इन बेटर वे, and the problem is broken down into small units, and then it is easier to write pseudocode and further we can write the program. तो ये एक पूरा मतलब ये हेल्पफुल टूल है फॉर प्रोग्रामिंग। तो क्या है स्ट्रक्चर चार्ट? स्ट्रक्चर चार्ट इज अ ग्राफिकल डिजाइन टूल यूज्ड इन टॉप डाउन प्रोग्राम डिजाइन। टॉप डाउन का मतलब यही है जिसको हमने टॉप से डाउन की तरफ हमने इसको ब्रेक कर दिया। It help break down a large problem into smaller manageable subtasks called modules, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, तो ओवरऑल बता हमें क्या फायदा क्या है स्ट्रक्चर चार्ट बनाने का। आफ्टर क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर चार्ट, प्लान द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। एक पूरे प्रोग्राम का आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। शो हाउ मॉड्यूल्स रिलेट टू ईच अदर, ये बहरहाल आप चीज़ें पढ़ लेंगे। ये then we can derive pseudocode or algorithm from that from this structure chart. Improve module design and program clarity, तो आपका प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी, क्लैरिटी हो जाएगी, ऑल दिस। ठीक है ना, तो फॉर दिस रीजन वी क्रिएट स्ट्रक्चर चार्ट। अब बेटा हम देखते हैं कि हाउ वी क्रिएट अ स्ट्रक्चर चार्ट, या स्ट्रक्चर चार्ट होता क्या है। ठीक है ना, तो बेटा स्ट्रक्चर चार्ट को अगर मैं आपको शो करूं तो ये एक एग्जांपल है, ये आपको नजर आ रहा होगा। You can see that structure chart is like this. ये जो आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, स्क्वायर बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, these boxes actually represent modules. ये मॉड्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो हर बॉक्स है ये एक मॉड्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो मॉड्यूल, और मॉड्यूल क्या है, एक फंक्शन या प्रोसीजर है। आगे एक सेकेंड, मॉड्यूल्स। ठीक है ना, तो ये बॉक्सेस मॉड्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, और हर मॉड्यूल का एक नाम है, एंड दे आर कनेक्टेड टुगेदर। अब ये लेवल है, ये एक लेवल पे है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है नीचे। ठीक है ना, तो दे आर इंटरकनेक्टेड। ये आप देख रहे हैं, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है ना, ये मॉड्यूल्स आपस में कनेक्टेड है। अब बेटा स्ट्रक्चर चार्ट आपको और भी कई चीजें दिखा रहा है। इट्स नॉट ओनली शोइंग अस द नेम ऑफ द मॉड्यूल्स बट द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉड्यूल। ये देख रहे हैं आप, ये पैरामीटर वैल्यू इसको पास हो रही है और ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है।
ठीक है ना, यहाँ पे 2 पैरामीटर्स वैल्यू पास हो रही हैं और ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सिलेक्शन है, आइट्रेशन है। ठीक है, अच्छा इन कॉन्सेप्ट्स को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले बेटा मैं ज़रा आपको फंक्शंस और प्रोसीजर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा दूँ, क्योंकि उससे आपको स्ट्रक्चर चार्ट समझने में ज़्यादा बेहतर समझ आएगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये एरोज़ क्या हैं, ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं या पास हो रही हैं, तो व्हाट इज़ एक्चुअली ऑल दिस ना। तो ये चीज़ हमने देखनी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल। ज़रा स्क्वायर, सॉरी ये नाम इधर लिखना है, स्क्वायर। ठीक है, और इसके अंदर एक पैरामीटर है नम और उसकी टाइप है इंटीजर। ठीक है, ये, और सिंस इट इज अ फंक्शन इट विल गोइंग टू रिटर्न अ वैल्यू, एंड वो जो वैल्यू होगी उसे हम क्या कहते हैं, जी बेटा, हाँ बेटा हम स्ट्रक्चर चार्ट की बात कर रहे हैं, तो ज़रा मुझे फॉलो कीजिएगा। अच्छा अभी बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैंने ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर चार्ट का ओवरव्यू दिया है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर चार्ट क्या है, क्यों बनता है, या उसका क्या यूज़ है, चल इस तरफ हम बात में आ रहे हैं। लेकिन बेटा स्ट्रक्चर चार्ट को समझने के लिए पहले आपको प्रोसीजर और फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो वो मैं यहाँ से आपको वेबसाइट से डायरेक्टली एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फंक्शन प्रोसीजर क्या है और फिर इसका रोल स्ट्रक्चर चार्ट में क्या है। तो फिर मैं आपको स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर वो चीज़ बताऊँगा। तो अब देखिए मैं एक ये फंक्शन लिख रहा हूँ, इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी आ रहा है बाय वैल और बाय रेफ का। ठीक है ना, तो रिटर्न क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये रिटर्न करता है इंटीजर। अभी सिर्फ फंक्शन प्रोसीजर के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, एंड फंक्शन। अब ये बेटा मैंने एक फंक्शन लिखा है, इसका नाम स्क्वायर है और एक पैरामीटर, ये पैरामीटर का कॉन्सेप्ट समझिएगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर चार्ट में यूज होता है, इसको पैरामीटर बोलते हैं। ये एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर इसमें ज़्यादा पैरामीटर होते तो मैं कॉमा डाल के बाकी भी और भी लिख देता, लेकिन फिलहाल मैंने एक ही लिखा है। सही है, अच्छा मैं यहाँ के क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर आई एम गोइंग टू डिक्लेयर इन अदर वेरिएबल। मैं कुछ भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, उसका नाम आंसर रख लेता हूँ, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। इसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल जो बॉडी ऑफ द फंक्शन में या प्रोसीजर के अंदर डिक्लेयर होता है, इसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ये साथ साथ में जो कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताता जा रहा हूँ। अच्छा अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ कि इस आंसर के अंदर स्टोर कर देता हूँ वो जो नंबर नम आ रहा है उसका स्क्वायर, मींस नम मल्टीप्लाई बाय नम। ठीक है ये, और उसके बाद में क्या करता हूं, आई एम गोइंग टू रिटर्न द वैल्यू, रिटर्न आंसर। ये अब ये एक फंक्शन है। ठीक है ना, तो ये फंक्शन समझ आएगा तो फिर आपको स्ट्रक्चर चार्ट भी समझ आएगा। तो अब बेटा फंक्शन का नाम क्या है, स्क्वायर, पैरामीटर क्या है, इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर है और ये रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप वैल्यू। और ये कर क्या रहा है, ये जो नंबर आप इसको पास करेंगे उसको डबल करके रिटर्न कर रहा है, मींस नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है, उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूं तो कोई रिजल्ट आ रहा है, कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा। रीजन क्या है, इसको मैंने कॉल नहीं किया। अब मैं इसको कॉल करूंगा फंक्शन को। तो बेटा फंक्शन को कॉल किस तरह करते हैं, चले मैं यहां डायरेक्ट, क्योंकि जो वैल्यू रिटर्न करेगा तो मैंने आउटपुट लिख दिया और फंक्शन का नाम ये लिखा और मैंने एक वैल्यू पास कर दी 3। अब जरा ये समझिएगा, तो अब मैं इसको रन करता हूं तो क्या होगा, आई हैव गॉट 9। तो यहां पे ये वैल्यू 3 किस में कॉपी हुई, नम के अंदर, और उसके बाद क्या हुई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 आंसर में आ गया और रिटर्न हुआ तो यहां पे 9 आ गया इस जगह पे। तो उसको हम किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली आउटपुट कर दिया तो 9 आउटपुट हो गया। ठीक है, दिस इज हाउ द फंक्शन वर्क। अच्छा अब मैं एक और काम यहां करने जा रहा हूं, ये सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर चार्ट के साथ लिंक होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक वेरिएबल रख लेता हूं एक्स, चले एक्स है इंटीजर टाइप का वेरिएबल। ठीक है एक्स, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक्स के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करूंगा। जरा देखिएगा, एक्स के अंदर मैं क्या स्टोर करता हूं, कोई वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 3 स्टोर कर लेता हूं और यहां पे मैं रख लेता हूं एक्स को। जरा अब इस बात को समझिएगा जिसके लिए मैंने ये सारा काम किया है, और मैं अब इसको रन करता हूं तो वही आंसर आ रहा है। अगर मैं x की वैल्यू चेंज कर देता हूं 5, तो अब जाहिर है यहाँ पे 5 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी करूंगा तो आई थिंक अब आपको लॉजिक समझ आ गई है। ठीक है,
अच्छा बेटा, अब एक बात समझिएगा, अगर मैं यहां पे आउटपुट लिखूं, मैं एक चीज लिखने वाला हूं, आउटपुट एक्स, या चले इस तरह कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स, तो बेटा एक्स की वैल्यू क्या होगी, जरा देखिएगा। अगर मैं रन करता हूं तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, 7। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये 7 है, मैंने जब यहां आउटपुट किया तो एक्स की वैल्यू अभी भी 7 है। अब मैं एक कॉन्सेप्ट बेटा आपको समझाने वाला हूं, बाय रेफ और बाय वैल। जो पैरामीटर पास होता है ना, उसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि अब देखिएगा यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं, बाय वैल। ये अगर आप बाय वैल किसी वेरिएबल से पहले लिखेंगे, इससे पहले हमने नहीं लिखा, ठीक है, इसके बगैर भी आप लिख सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट है, मींस ना भी लिखें तो इट मींस बाय वैल, ठीक है, वेरिएबल से पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है। अब इस बाय वैल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो वेरिएबल x है, दिस वेरिएबल इज कॉपिंग द वैल्यू इनटू वेरिएबल num। if this variable num which is in the header of a function or procedure is changed, अगर ये num चेंज हो गया यहां पे बॉडी ऑफ फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर, तो x पे कोई असर नहीं पड़ेगा, x will have no impact। और आपको नजर आ रहा है, देखिए num की वैल्यू क्या हो गई, सॉरी चले नम की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, वो तो आंसर की हुई। अब मैं नम की वैल्यू भी चेंज करता हूँ ज़रा, बल्कि ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद मैं यहाँ नम की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, अभी तो नम की वैल्यू चेंज नहीं हुई, लेकिन फ़र्ज़ करें मैंने नम को क्या कर दिया, 0 कर दिया यहाँ पे, तो अब क्या होगा ज़रा देखिए, मतलब अभी कुछ भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ बाय वैल लिखेंगे तो अगर नम की वैल्यू चेंज होगी तो x पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बट इफ आई राइट बाय रेफ, अगर मैं यहां बाय रेफ लिखूंगा, जो कि स्ट्रक्चर चार्ट में भी यूज होगा ये कॉन्सेप्ट, तो फिर क्या होगा, अब देखिएगा x की वैल्यू क्या आउटपुट हो रही है, 0, जबकि x क्या है, 7 है। तो x क्यों 0 हो गया, x इसलिए 0 हुआ कि x का एड्रेस और नम का एड्रेस सेम हो गया है। x का रेफरेंस या एड्रेस नम को हमने यहां से सेंड किया है, वैल्यू नहीं सेंड की। रेफरेंस का मतलब है, बाय रेफ का मतलब है रेफरेंस। तो नाउ एनी चेंज इन नम, एनी चेंज इन नम विल इफेक्ट द वैल्यू ऑफ x। नम चेंज होगा, x खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। इसको कहते हैं बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। तो बेटा यहां पे ये स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर, ये नीचे ये नोट्स मैंने आपसे पहले भी शेयर किए हुए, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्योंकि ये वैसे भी पेपर 2 में यूज होता है और स्ट्रक्चर चार्ट में तो यूज होता ही है। पैरामीटर्स पास बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस, तो ये मैंने नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, अब मैं फर्दर डिटेल में नहीं जा रहा, ये मैं नोट्स पर शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। पासिंग द बाय वैल्यू, ठीक है, और बाय रेफरेंस में ये फर्क होता है जो मैंने अभी बताया। ये यहां पे बात समझ आ गई ना, तो ये मैंने इसलिए फंक्शन अभी बनाया था। अगर मैं प्रोसीजर लिखता तो क्या होता, ये वैल्यू रिटर्न ना होती। फंक्शन और प्रोसीजर में आपको पता है एक ही तरह का मतलब वो काम करते हैं, सिर्फ वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता। लेकिन जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो ये बाय रेफरेंस का था। अब मैं आ रहा हूं स्ट्रक्चर चार्ट पे वापस, ठीक है ना। तो मैं क्या बता रहा था कि बेटा जो स्ट्रक्चर चार्ट होता है वो क्या, उसका पर्पस क्या है स्ट्रक्चर चार्ट का। स्ट्रक्चर चार्ट का पर्पस ये है कि किसी भी प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, और उन जब किसी प्रॉब्लम को हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स या सब रूटीन्स। और मॉड्यूल्स और सब रूटीन की आगे दो टाइप्स हैं, फंक्शंस और प्रोसीजर, बस ये याद रखिएगा। और स्ट्रक्चर चार्ट बनाने का फायदा ये है कि स्ट्रक्चर चार्ट की मदद से आप फिर आराम से सूडो कोड लिख सकते हैं, प्रॉब्लम को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ये एक स्ट्रक्चर चार्ट आपको नजर आ रहा है जो पास पेपर के क्वेश्चन से मैंने कॉपी किया है। अब ये स्क्वायर के अंदर जो ये स्क्वायर आपको बॉक्स नजर आ रहा है, ये मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करता है, किसी फंक्शन या प्रोसीजर को, और उसका नाम इसके अंदर लिखा हुआ है ये। अच्छा, अब यहां पे मेक बुकिंग है, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ये एक लेवल है, ये लेवल, ये समझे लेवल 1 है, ये लेवल 2 है। तो मेक बुकिंग इसको कॉल कर रहा है स्टोर बुकिंग को, ये समझे। मेक बुकिंग अमेंड डेट को भी कॉल कर रहा है, मेक बुकिंग मेक पेमेंट को भी कॉल कर रहा है। इसका मतलब ये है, तो कॉल करने का मतलब क्या है, जैसा मैं ये कह रहा हूं कि ये आप कॉल कर रहे हैं, स्क्वायर को यहां से कॉल कर रहे हैं, ये इसकी कॉल होती है।
अब यहां तो खैर मैं मेन प्रोग्राम से कॉल कर रहा हूं, लेकिन ये कॉल होती, जब आप कॉल करते हैं तो आप कोई पैरामीटर वैल्यू देते हैं, जिस तरह मैंने एक्स थी, ठीक है, ये एक्स इसको जा रही है। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये वैल्यू ए जा रही है, अब एक्स की जगह ए है, जो वैल्यू जाएगी इसको वो क्या है, ए है। ये पैरामीटर है, स्ट्रक्चर चार्ट में इसको एज अ पैरामीटर इस तरह से शो करते हैं। ये भी, ये दो पैरामीटर्स हैं। जब मेक बुकिंग अमेंड डेट को कॉल करेगा तो दो पैरामीटर वैल्यू पास होंगी, ए और बी दो। और जब मेक बुकिंग कॉल करेगा मेक पेमेंट को तो अगेन दो वैल्यूज से ये कॉल करेगा। जब हम कॉल कर रहे हैं यहां पे तो हम एक वैल्यू से कॉल कर रहे हैं, स्क्वायर को एक वैल्यू चाहिए तो एक पैरामीटर वैल्यू है, लेकिन यहां पे ये जो मैं दिखा रहा हूं यहां पे दो वैल्यूज से ये कॉल कर रहे हैं। बात समझ आ रही है ना? तो इस तरह से स्ट्रक्चर चार्ट में हम शो करते हैं कि जब हम किसी पैरामीटर को कॉल करेंगे तो कितनी वैल्यूज चाहिए होंगी, तो ये दो चाहिए। अच्छा, उसके बाद आप देखें ये क्या है, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन है, इसीलिए तो ये रिटर्न कर रहा है। तो स्टोर बुकिंग इज अ फंक्शन विद रिटर्न अ वैल्यू, अमेंड डेट इज अ फंक्शन बिकॉज इट रिटर्न अ वैल्यू। एरो वापस जा रहा है, इसने कॉल किया, इसको वापस जा रहा है, और ये तीनों फंक्शंस हैं, ये बात याद रखिएगा। तो स्ट्रक्चर चार्ट में आपको ये समझ आती है कि कौन सा मॉड्यूल किसको कॉल कर रहा है और किन वैल्यूज के साथ कॉल कर रहा है, एक वैल्यू के साथ कर रहा है, दो के साथ कर रहा है, कितने के साथ कर रहा है, और क्या वो फंक्शन है या प्रोसीजर है। इसका पता कैसे चलता है, इन एरोज से। अगर एरो वापस जा रहा होगा तो फिर ये फंक्शन होगा। तो अब मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि मुझे पता चल गया 1 2 3 4 ये 5 मॉड्यूल्स हैं। ये मेन मॉड्यूल है, दिस इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ये मेन काम है। और आगे ये मेक पेमेंट जो है फर्दर एक मॉड्यूल में डिवाइड है, इसका ये एक और लेवल है। ये भी एक वैल्यू इसको पास कर रहा है और ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर चार्ट फिलहाल हमें ये दिखा रहा है। एक पॉइंट आपको और बेटा यहां पे बता दूं, और वो पॉइंट ये है कि ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो रिटर्न हो रहा है, तो इसका जो टेल है, ये जो इसकी टेल है, ये सॉलिड है, मींस फिल्ड है, ब्लैक हुई हुई है, फिल है। तो इसका क्या मतलब होता है कि कहीं भी स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर जो पैरामीटर है, चाहे वो रिटर्न हो रहा हो या पास हो रहा हो, अगर उसकी टेल ब्लैक होगी, फिल्ड होगी, सॉलिड होगी, तो इसका मतलब है कि इस वैल्यू की डेटा टाइप क्या है, बुलियन है। ये बात आपने याद रखनी है। तो इसका मतलब ये है कि ये सब वैल्यू बुलियन है, ये भी, ये भी, ये भी, और ये जो बाकी वैल्यूज हैं ये बुलियन नहीं है। अब ये क्या है, ये कुछ भी हो सकती है, इंटीजर, रियल, स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकती है, बट दीज आर नॉट बुलियन वैल्यूज। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, मैं आपको कुछ और स्ट्रक्चर चार्ट भी दिखा दूं ताकि आपको बात समझ आए। ये देख ले, ये कनेक्ट है, ये एक वैल्यू इसको, एक पैरामीटर इसको पास हो रहा है, ये दो पास हो रहे हैं, ये एक रिटर्न हो रही है बुलियन वैल्यू, ये एक वैल्यू रिटर्न हो रही है मगर ये बुलियन नहीं है। अच्छा, अब एक चीज आपको बता दूं, इस स्ट्रक्चर चार्ट में आपको एक चीज नजर आ रही है, ये व्हाट इज दिस बेटा, ये है बाय रेफरेंस, जिसके लिए अभी मैंने ये फंक्शन बनाया था। आपको स्ट्रक्चर चार्ट में ये भी नजर आएगा। चलें, ये तो हमें नजर आ रहा है कि ये जो वैल्यू है ये इधर इस मॉड्यूल की तरफ जा रही है, मींस जब ये कॉल करेगा इसको तो ये दो वैल्यूज को भेज रहा है इस मॉड्यूल की तरफ। अभी इसका नाम नहीं है, नाम हमने खुद बाद में लिखना है, उस तरफ में बाद में आता हूं। तो 2 वैल्यूज विल बी पास टू दिस मॉड्यूल, ठीक है। मगर यहां पे क्या हो रहा है, अब ये वैल्यू आ रही है या जा रही है? अब यहां पे हमें समझ आ रहा है दिस वैल्यू इज गोइंग बैक फ्रॉम दिस मॉड्यूल टू दिस मॉड्यूल, ठीक है ना। ये भी हमें नजर आ रहा है कि नीचे वाला जो मॉड्यूल ये है, यहां से वैल्यू इसको जा रही है, ये समझ आ रही है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, क्या वैल्यू आ रही है कि जा रही है? तो बेटा ये बाय रेफरेंस के लिए यूज होता है, जो मैंने अभी ये लिखा है आपको। इसका मतलब ये है कि ये जो मॉड्यूल पास हो रहा है ये बाय रेफरेंस है। अच्छा, बाय रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि आपने वैल्यू पास की, अगर वैल्यू चेंज हुई तो ये जिस वेरिएबल से आपने इसको पास की वो भी चेंज हो जाएगा, मींस विदाउट रिटर्न चेंज हो गया, आ भी रही है, जा भी रही है, आप भेज तो रहे हैं लेकिन वो वापस भी आ रही है। अगर चेंज होगी तो वापस भी इस वेरिएबल में खुद ही आ जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रक्चर चार्ट में वी शो इट बाय यूजिंग डबल एरोज। बात समझ आ गई? चले, अब मैं कुछ और चीजें भी आपको दिखानी है, लेकिन मैं जो कुछ एग्जांपल्स आपको जान के दिखा रहा हूं। ये इसको देखें, यहां पे क्या हो रहा है,
ये एक मॉड्यूल पास, ये क्या है, बाय रेफरेंस, ये बाय रेफरेंस है, और इसमें क्या हो रहा है, डबल एरोज हैं, और क्योंकि इसका जो दरमियान में जो सर्कल है वो सॉलिड है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू क्या है, ये बुलियन है। यहां भी बाकी भी देख लें, ये आ रही है वैल्यू, ये जा रही है सारी। अच्छा, अब हम यहां पे एक काम करने जा रहे हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आता है, वो ये है, वो कह रहा है राइट द सूडो कोड मॉड्यूल हेडर फॉर सब ए एंड सब बी। अभी कुछ चीजें रहती हैं स्ट्रक्चर चार्ट में, मैं बता रहा हूं साथ साथ। एक क्वेश्चन पेपर में ये आ जाता है कि आपको स्ट्रक्चर चार्ट गिवन है और वो कहता है कि भाई इसका हेड, अब ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल का मतलब है ये या तो फंक्शन है या प्रोसीजर है, तो उसने कहा है कि ए का और बी का मॉड्यूल हेडर लिखें। मॉड्यूल हेडर बेटा किसको बोलते हैं, ये जो पहली लाइन होती है फंक्शन या प्रोसीजर की, इसको मॉड्यूल या प्रोसीजर हेडर बोलते हैं। मॉड्यूल हेडर फंक्शन हेडर है, प्रोसीजर हेडर है, और वैसे इसको जनरल मॉड्यूल हेडर भी बोलते हैं। तो अब यहां पे ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि ए का जो है ना, आप लिखें मॉड्यूल हेडर। तो बेटा ए का मॉड्यूल हेडर कैसे लिखेंगे, पहली बात ये है कि ए क्या है, प्रोसीजर या फंक्शन। तो भाई ए जो है वो प्रोसीजर है, क्यों, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, ये वैल्यू तो बाय रेफरेंस है और ये आ रही है, वापस कोई नहीं जा रही। तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो ये क्या है, प्रोसीजर, इसका नाम क्या है, सब ए, यूं लिखेंगे आप, सब ए। इसके पैरामीटर्स कितने हैं, दो वैल्यूज आ रही हैं, एक है नेम, अच्छा, और नेम की टाइप क्या है, ये नीचे नेम कंटेन्स नेम ऑफ क्लब मेंबर। तो यार नाम है क्लब मेंबर का, तो जाहिर है ये स्ट्रिंग होगा, तो इसके साथ आप लिखेंगे स्ट्रिंग कॉमा। दूसरा मॉड्यूल क्या है, P2, P2। अच्छा, अब जरा एक सेकंड रुक जाइएगा बेटा, P2 से पहले हमने क्या लिखना है, क्योंकि ये डबल एरो है, बाय रेफ, ये लिखना जरूरी है, बाय रेफ। अब यहां जगह नहीं है, मैं आगे लिख रहा हूं, बाय रेफ के बाद आप लिखेंगे वही जो उसका नाम है P2, और P2 की डेटा टाइप बताने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये सॉलिड है। मैंने आपको कहा जब भी सॉलिड होगा तो इट विल बी बुलियन एंड दैट इज इट। ये हेडर है, तो ये है। अच्छा, इसके साथ यहां पे अगर आप बाय वैल लिख लें तो ठीक है, अच्छी बात है। बाय वैल का तो मतलब अंडरस्टूड है, वो तो बताने, ये जितने भी बाकी मॉड्यूल्स हैं इसके अलावा जो बाय रेफ नहीं होगा वो बाय वैल होगा, लेकिन बाय रेफ लिखना जरूरी है क्योंकि ये डबल एरो है, ये मेंशन करना जरूरी है। तो बेहतर है आप यहां पे बाय वैल भी साथ लिख लें। तो ये अब हमें यहां से आइडिया हो रहा है स्ट्रक्चर चार्ट से कि सब ए क्या कर रहा है। सब ए का हमें अंदाजा हो रहा है कि ये दो पैरामीटर्स वैल्यू ले रहा है, उनकी डाटा टाइप्स क्या है, ठीक है, ये फंक्शन है, ये प्रोसीजर है, ठीक है, ये सब चीजें हमें यहां से इसकी पता चल गई, ठीक है ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर टॉपिकल। तो बेटा इसका अगर आंसर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि थोड़ा आपको आइडिया भी हो जाए बेहतर। ये देख लो, ये तो ये आपने मॉड्यूल लिखा, प्रोसीजर सब ए नेम स्ट्रिंग बाय रेफ, ये बुलियन, ठीक है। इसके साथ ही बेटा सेकंड उसने पूछा है सब बी के बारे में लिखें, हाउ वी कैन राइट अबाउट द सब बी। अब सब बी क्या है ये देख लें, व्हाट इज सब बी, सब बी इज अ फंक्शन बिकॉज इट रिटर्न्स अ वैल्यू, इट टेक्स वन पैरामीटर एंड रिटर्न अ वैल्यू, इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। और P1 क्या है, ये गिवन है, P1 एंड T1 ऑफ, इसकी टाइप क्या है, रियल, तो ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इजीली हम इसका आंसर लिख सकते हैं, फंक्शन है सब बी, इसका नाम है, P1 रियल है और रिटर्न कर रहा है रियल वैल्यू, फंक्शन है ना, रियल रिटर्न कर रहा है। यहां पे बाय वैल आप लिखना चाहें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय रेफरेंस इसमें है ही नहीं। बात समझ आ गई बेटा। तो स्ट्रक्चर चार्ट में एक कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि आपको वो हेडर लिखने का कहता है, ठीक है। अब दो चीजें बेटा आपको स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर और बता दूं जो कॉमनली आती है। अच्छा, वो दो चीजें क्या है, आपको ये नजर आ रहा है, ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर, ये जब ये आ जाए तो इसका क्या मतलब है, जिसमें ए लिखा हुआ है और ये नीचे पूछ भी रहा है, ये मैंने यहां लिख दिया है। अगर इसको थोड़ा क्लियर करें तो आपको यहां पे नजर भी आएगा, यू कैन सी दिस। ये क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डायमंड सिंबल लेबल्ड विद लेटर ए इन द चार्ट। भाई ये डायमंड सिंबल क्या है, तो बेटा याद रखिएगा ये डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है सिलेक्शन को। सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या होती है, चॉइस।
चॉइस क्या होती है सूडो कोड में, प्रोग्रामिंग में, जो हम इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ देन स्टेटमेंट या इफ देन एल्स या केस स्टेटमेंट, मींस आपको जहां पे कंडीशन की बेस पे चॉइस करनी होती है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, यहां पे चॉइस से क्या मुराद है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर चार्ट में किसको रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रक्चर चार्ट में इसका मतलब ये है कि ये जो मॉड्यूल अपडेट है वो इन तीनों मॉड्यूल्स में से किसी एक को कॉल करेगा। किसको करेगा लेकिन ये हमें नहीं पता, लेकिन किसी एक को करेगा, ये तीनों को नहीं करेगा। जब यहां पे ये आ जाए तो इट मींस अपडेट विल कॉल ए और बी और सब सी, ये इसका मतलब ये होता है। अगर ये नहीं होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये ए यहां पे ना होता तो फिर क्या मतलब था इसका? फिर मतलब था कि अपडेट पहले कॉल करेगा सब ए को, फिर सब बी को, फिर सब सी को। ऑर्डर इस तरह होगा, याद रखिएगा। स्ट्रक्चर चार्ट में जो मॉड्यूल्स कॉल होते हैं सेम लेवल पे, वो लेफ्ट से राइट होते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये भी सब चीजें वहां लिखी हुई है नोट्स में, मैं दिखाता हूं आपको। अगर यहां पे सिलेक्शन ना होती तो फिर सारे कॉल होते ना, क्योंकि ये सबको कॉल कर रहा है अपडेट, तीनों को, तो लेफ्ट से राइट कॉल होते। पहले ये काम होता, फिर ये होता, फिर ये होता। लेकिन अगर ये आ जाए तो फिर इसका मतलब है कोई एक कॉल होगा एक वक्त में। अब वो यही पूछ रहा है कि भाई इस एक लेबल का क्या मतलब है, तो एक क्या चीज है, ए इज अ सिलेक्शन विच मींस अपडेट विल कॉल सब ए और सब बी और सब सी, ठीक है ना, इन तीनों में से किसी एक को कॉल करेगा। तो ये मैं अब इसका आंसर भी आपको दिखा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 है वही। तो यहां पे बेटा देख लो, ये बल्कि ये आंसर, ये देखें, इट मींस अपडेट कॉल्स वन ऑफ मॉड्यूल्स मींस ईदर सब ए, सब बी, सब सी। अच्छा, इसमें आपने ये नाम सारे मॉड्यूल्स के लिखने, ठीक है ना। तो नंबर किस चीज का है, रेफरेंस टू सिलेक्शन। एक तो आपने बताना है कि ये सिलेक्शन है, दिस ए रिप्रेजेंट सिलेक्शन एंड इट मींस दैट, ये वाला एक नंबर है, इट मींस दैट इट विल कॉल ईदर सब ए, सब बी और सब सी, और नेम ऑल द 4 मॉड्यूल्स लेने। और ये क्वेश्चन भी आपको बार बार स्ट्रक्चर चार्ट में नजर आएगा इस सिंबल के बारे में। यहां तक बात समझ आ गई? तो अब आपको स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर देखें कितनी चीजें पता चल गई, ठीक है ना, मॉड्यूल्स और ये सारा कुछ। अच्छा, अब एक चीज और आपको दिखाता हूं किसी और क्वेश्चन में, नहीं इसमें नहीं, कोई चीज ऐसी, आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग। ये देखें, ये इसमें भी है, ये भी सिलेक्शन है। अच्छा, ये आ गया, ठीक है। अब बेटा जरा इस स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर देखें, यहां पे बाकी तो सब चीजें सेम है, ठीक है। ये अब आपको समझ आ गई, दिस रिप्रेजेंट बाय रेफ एंड दिस रिप्रेजेंट, ये पैरामीटर पास हो रहा है और ये बुलियन वैल्यू रिटर्न हो रही है, बुलियन, बिकॉज द टेल इज सॉलिड, ठीक है। अच्छा, इसमें एक नई चीज है, वो ये है, ये एरो जो आ रहा है सेमी एरो, ठीक है। इसका क्या मतलब है बेटा, ये यूज होता है आइट्रेशन के लिए, इट इज यूज्ड फॉर आइट्रेशन। आइट्रेशन का कॉन्सेप्ट हमने सूडो कोड में पेपर 2 में पढ़ा है। तो बेटा आइट्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, लूप्स को, रेपिटिशन को, एक काम जब बार बार हो। तो यहां पे बार बार क्या हो रहा है भाई, ये सिंबल, अच्छा बाजू का जे ऐसे ड्रॉ हुआ होता है और बाजू का जे इसकी डायरेक्शन जे भी होती है, ये वाली भी, तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब आइट्रेशन का यहां पे क्या काम है, तो बेटा आइट्रेशन का मतलब ये है कि ये मॉड्यूल ए जो है वो इन 3 मॉड्यूल्स को रिपीटेडली कॉल करेगा, बार बार कॉल करेगा, एक दफा नहीं करेगा। अगर ये सेमी एरो ना होता तो इस स्ट्रक्चर चार्ट का मतलब ये था कि मॉड्यूल ए विल कॉल सब y1, सब y2, सब 9, ठीक है ना, तीनों को कॉल करेगा। और पहले किसको करेगा, जो लेफ्ट पे है, सब y1, सब y2 और सब 9 को कॉल करेगा। अगर ये ना होता एक दफा, लेकिन अब क्या होगा, इट विल रिपीटेडली कॉल। अब देखिए क्वेश्चन आ गया पेपर में, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कर्व एरो सिंबल विच बिगिंस एंड एंड एट मॉड्यूल ए, जो कि मॉड्यूल ए पे एंड हो रहा है, यहीं से शुरू होकर यहां पे खत्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये मैं दिखा देता हूं, और ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आएंगे, ये एक जगह नहीं है। ये देखें क्या है जी, आइट्रेशन या लूपिंग को रिप्रेजेंट करता है। नेम ऑल द 4 मॉड्यूल्स करेक्टली इन द करेक्ट सीक्वेंस, ये तो बता रहा है कैसे। मॉड्यूल ए रिपीटेडली कॉल्स सब y1, देन सब y2 एंड देन सब 9। इस ऑर्डर ये वाला होगा, पहले लेफ्ट वाला कॉल होता है, फिर राइट की तरफ आते हैं। बात समझ आ गई ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मतलब इसका ये क्या कह रहे हैं, ये पॉइंट है,
क्योंकि ये बार बार पेपर में आपको नजर आएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर अब आपको नजर आ रहा है कि क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं। अच्छा, एक चीज हमें ये नजर आ रही है कि मॉड्यूल ए जो है ये इस हायर लेवल पे है, ये लो लेवल पे है ये मॉड्यूल्स, ठीक है ना। अब जरा यहां पे आ जाए, ये पॉइंट्स आपने याद रखने पेपर के लिए। अब मैं ये क्वेश्चंस दिखाता हूं जो पेपर में आ गए। ये फीचर क्या है स्ट्रक्चर चार्ट के, ये चार पांच फीचर्स हैं, ये आपने याद रखने। द पैरामीटर्स दैट आर पास बिटवीन द मॉड्यूल्स, स्ट्रक्चर चार्ट हमें क्या शो करता है, इसका फीचर्स क्या है कि जो पैरामीटर पास हो रहे हैं बिटवीन मॉड्यूल्स, इसको इंटरफेस बिटवीन मॉड्यूल भी बोलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रक्चर चार्ट क्या दिखा रहा है, ये जो मॉड्यूल ये वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स हैं जो आ और जा रहे हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये शो करता है। एक काम स्ट्रक्चर चार्ट का ये है, या एक फीचर ये है। दूसरा, हायरार्की ऑफ मॉड्यूल्स विच इज यूज्ड टू क्रिएट रिलेशनशिप। कभी मॉड्यूल्स में रिलेशनशिप क्या है, तो वो आपको मैंने पहले ही बताया। अब जिस मॉड्यूल ए इनको कॉल कर रहा है, ये नहीं कॉल कर रहे, वो कर रहा है, तो ये हमें रिलेशनशिप पता चलता है। ये इसको वैल्यू पास कर रहा है, सब 9 एक वैल्यू, 2 वैल्यूज रिसीव कर रहा है, 2 पैरामीटर वैल्यूज एंड रिटर्निंग 1। तो रिलेशनशिप आपको नजर आता है यहां पे बिटवीन मॉड्यूल्स। तीसरी चीज सिलेक्शन, जो मैंने आपको अभी बताई है, शो कंडीशन यूजिंग अ डायमंड बॉक्स। तो स्ट्रक्चर चार्ट आपको सिलेक्शन भी दिखाता है, आइट्रेशन भी दिखाता है जो मैंने अभी बताया है, शोइंग सेमी एरो से जो बताता है जब कोई मॉड्यूल्स रिपीटेडली कॉल होते हैं। और लास्ट में द सीक्वेंस ऑफ मॉड्यूल एग्जीक्यूशन, के मॉड्यूल किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे, लेफ्ट से राइट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये 5 चीजें आपने याद रखनी है स्ट्रक्चर चार्ट के फीचर्स के बारे में, चूंकि ये भी पेपर में आपको क्वेश्चन नजर आ जाएगा। ये देखें जी, यहां पे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है ना। ये पूछ लेता है कि मॉड्यूल्स में थ्योरी वाला क्वेश्चन इस तरह का पेपर में आता रहता है, कहीं ना कहीं लिखा होगा जिस तरह ये आ गया। स्टेट मॉड्यूल आइट्रेशन एंड मॉड्यूल सेलेक्शंस आर फीचर ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट। स्टेट 2 अदर फीचर्स दैट में बी रिप्रेजेंटेड इन अ स्ट्रक्चर चार्ट। तो अब आप देख लें कि 5 मैंने आपको बताया ना, एक मॉड्यूल आइट्रेशन हो गया, एक सिलेक्शन हो गया। अब बाकी आप बता दें, हायरार्की है, रिलेशनशिप है, लेफ्ट से राइट एग्जीक्यूशन है, वो आप बता सकते हैं। बाकी जो 3 है, तो ये आपने बहुत सिंपल से ये आपने याद रखने, ताकि ये पेपर में बार बार ये आ गया। मॉड्यूल हायरार्की या रिलेशनशिप, पैरामीटर पास बिटवीन मॉड्यूल्स, मॉड्यूल नेम्स जहां चलें ये भी कह सकते हैं क्या फीचर है, और सीक्वेंस ऑफ मॉड्यूल एग्जीक्यूशन विच इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये सब चीजें आपको इसमें नजर आती हैं। बात समझ आ गई ना, ये भी हो गया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, नाउ वी विल गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन टॉपिकल का हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर चार्ट के तकरीबन हमने सारे ही कॉन्सेप्ट कर लिए। अब जरा ये देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो उसमें यार क्या होगा, ठीक है। ये जरा देख लें बेटा, इस तरह। राफे बेटा लेट आए हो यार, अब तुम काफी आगे चले गए, लेकिन चले। अच्छा, अब बेटा जरा यहां देखें कि स्ट्रक्चर चार्ट में क्या चीज है। पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट इज दिस वन। तो यहां पे क्या हो रहा है, मॉड्यूल हेडर्स आप लोगों को गिवन है, ठीक है। हाउ मेनी मॉड्यूल्स आर देयर, इट इज 1 2 3 4 5 6, ये 6 मॉड्यूल्स गिवन है। फंक्शन, प्रोसीजर, फंक्शन, ये सब कुछ, ठीक है ना। ये सब कुछ गिवन है। हमें क्या करना है, मॉड्यूल कनेक्ट्स विल कॉल ईदर का मतलब क्या है, मैंने आपको अभी बता दिया है, जहां पे सिलेक्शन यूज होगी। सिलेक्शन का मतलब क्या है, चॉइस, कि दोनों में से कोई एक कॉल होगा। तो ये उसने पहले ही बता दिया। जो कनेक्ट है ना, ये ऊपर वाला, ये किसको कॉल करेगा, एक्टिवेट और सिंक्रो उसके लिए लिखा हुआ है सिंक, ठीक है ना। ये दो, और ये कहां पे है, ये पहले दो, इन दोनों को ये कॉल करेगा, ये उसने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो अब कैसे करेगा, चलें ये देख लेते हैं। अब यहां पे देख लें, तो इसका मतलब है कनेक्ट इन दोनों को कॉल करेगा। इन दोनों के यहां पे एक तरफ एक्टिवेट आएगा और एक तरफ सिंक्रोनस आएगा। अच्छा, वो में कैसे पता चलेगा इधर कौन सा आएगा, ये हम जरा ऊपर चेक करते हैं। ये देखें, ये क्या पास कर रहा है, ये 2 पैरामीटर्स इसमें पास हो रहे हैं, इसको और इसको, एक बुलियन वैल्यू पास हो रही है। तो इन दोनों में जरा देखें। अब हम गेस करते हैं कि इन दोनों ने यहां पे आना है, ये तो हमें पता चल गया, कनेक्ट दोनों को कॉल करेगा। लेकिन राइट पे कौन सा आएगा, लेफ्ट पे कौन सा आएगा, हमें ये चेक करना है।
एक्टिवेट के अंदर कितने पैरामीटर्स हैं? ये दो, ये एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है। एक बात ये हो गई। और ये रिटर्न क्या कर रहा है? बुलियन। तो यहां से अगर हम देखें तो ये दो वैल्यूज आ रही है और एक जो ये रिटर्न कर रहा है वो जाहिर है अभी इसमें नहीं है। एक बात ये भी ध्यान में रखें। दूसरी बात, ये जो है इसका एक पैरामीटर बुलियन है, ये देखें, और ये एक पैरामीटर इसका बुलियन है। तो यहीं से हमें आइडिया गेस मिल रहा है कि यार ये जो लेफ्ट पे है ना वो ये है SYNC, ये हमारा किस जगह पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है। तो इस तरह से आपने देख करना इसको कंप्लीट करना। ये यहां पे आ गया और ये आ गया आपका राइट साइड ये। और हमें ये भी पता है कि ये जो एक्टिवेट है, अब जो चीजें मिसिंग है वो आपने कंप्लीट करनी है। इसके अंदर क्या है? उसने कहा कंप्लीट द स्ट्रक्चर फॉर चार्ट फॉर दीज मॉड्यूल्स। तो अब आप ये देख रहे हैं इसके अंदर दो पैरामीटर्स आ रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन है। कौन सा? ये फंक्शन है, ये रिटर्न कर रहा है बुलियन। तो वो यहां पे ड्रॉ नहीं हुई तो उसको आप ड्रॉ खुद कर लें। ये वैल्यू ये रिटर्न करेगा, दिस वन। तो बेटा जब ये रिटर्न करेगा, और चूंकि बुलियन है, और बुलियन में मैंने आपको पहले ही बताया है कि बुलियन की जो टेल होगी उसको आपने फिल करना है, एंड दैट इज इट। ये हो गया, ये वाला मसला हल हो गया हमारे पास एक्टिवेट का। ठीक है, अब यहां इसमें देख ले, सेकंड के अंदर इसके भी दो पैरामीटर्स हैं। ये देखिएगा, एक रियल भी है, S2 भी है। तो S2 को पास करें। हाँ, ये एक बुलियन हो गया और दूसरा S2 रियल है। तो S2 को हम पास कर लेते हैं, ये S2। ठीक है, और क्या है? ये रिटर्न क्या कर रहा है? इंटीजर। तो ये क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर वैल्यू। ये तो इंटीजर का आपने मसला नहीं बनाना। तो ये चीजें आप यहां से देखकर आप इसको खुद ही फिल कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, और क्या कर सकते हैं बाकी? फिर आप देखेंगे अब यहां पे देख लें, यहां से आगे क्या हो रहा है। ये अब आपको यहां से भी आइडिया होगा कि अब ये इधर भी तो कोई मॉड्यूल्स आ रहे हैं ना, ये इसको कॉल करेंगे। तो वहां से हमें किस तरह से आइडिया होगा कि कौन सा मॉड्यूल किसको कॉल कर रहा है। ठीक है ना। तो अब यहां से अगर आप ये देखेंगे तो ये एक है बायरेफ। अच्छा, ये बायरेफ क्या कर रहा है? ये एक पैरामीटर पास हो रहा है और ये हमें नजर आ रहा है कि एक्टिवेट जो है वो कॉल करेगा इस साइड पे किसको? इनिशियलाइज को। तो यहां से देख के आपको ये पता चल रहा है। तो ये इनिशियलाइज अब यहां पे आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा गौर करेंगे। ठीक है, ये इधर आ गया इनिशियलाइज। और इसका एक मॉड्यूल क्या है? आईडी जो है वो ये है, और दूसरा क्या है? सीसी मॉड्यूल, इंटीजर टाइप का। तो एक और भी यहां आ रहा है इसके साथ पास होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? वो इंटीजर होगा। ले भाई, ये प्रोसीजर है इनिशियलाइज। तो इसी तरह हमारे पास ये और कौन सा है? ये एक रीसेट है और एक इनेबल है। एक बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। कौन सा बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है? ये वाला। अब दो ही रह गए ना हमारे मॉड्यूल से, तो वो जाहिर है ये बुलियन वैल्यू कौन सा रिटर्न कर रहा है? इनेबल। तो इनेबल यहां पे आ जाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा ऊपर आपने देखना है, ये इनेबल आ जाएगा। ठीक है ना। ये हमें पता चल रहा है ये बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और यहां पे इनेबल के अंदर यहां से पता चल रहा है बुलियन रिटर्न कर रहा है। और दूसरा अब क्या होगा? जाहिर है जो रह गया वो रीसेट होगा, रीसेट, एंड यू हैव टू कंप्लीट रिमेनिंग थिंग्स। रीसेट क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है इंटीजर, और एक पैरामीटर इसको पास हो रहा है। ये इसको एक पैरामीटर पास हो रहा है, इसको भी एक पैरामीटर पास हो रहा है। इनेबल को भी चेक कर लें। ठीक है ना। ये तो दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट दिस फ्लो चार्ट। ठीक है ना, स्ट्रक्चर चार्ट। तो ये 5 नंबर का सवाल है ये। और ये अगर एक दो क्वेश्चंस आप करेंगे आपको समझ आ जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। जस्ट उसके मुताबिक जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं उनको आपने ये देख लें। ठीक है ना। ये अब ये कंप्लीट करने मॉड्यूल जो जो रह गए वो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, कि हमने इसको किस तरह से कंप्लीट करना है। तो एक स्ट्रक्चर चार्ट में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऑलरेडी आपके पास स्ट्रक्चर चार्ट गिवन है, आपने उसको कंप्लीट करना है। अब वो कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कर्व। वो हमने पहले ही बता दिया कि कर्व का मतलब क्या है। रिपीटेडली कॉल्स रीसेट एंड एनेबल। सेन कॉल रीसेट एंड एनेबल रिपीटेडली, बार बार कॉल करेगा, ये चीज होगी। ठीक है। अच्छा, बाकी ये तो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, आप कर लीजिएगा, कोई मुश्किल। ये मीनिंग वाला ये भी मैंने करवा दिया आपको। अब यहाँ पे आ जाते हैं एक क्वेश्चन और। अब यहाँ पे क्या है? ये 7 मॉड्यूल्स गिवन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको क्या करना है? ये थ्योरी वाले तो आप कर लेंगे, ये वही बार बार एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ 2 डिफरेंट वे ऑफ पासिंग पैरामीटर्स, जो मैंने आपको शुरू में ये करवाए।
बाय रेफरेंस और बाय रेफ, ये वो वाला क्वेश्चन है, उनमें क्या डिफरेंस है ये नोट से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी वो कह रहे हैं इसमें से बताएं फंक्शन कौन सा है, बहुत आराम से पता चल रहा है फंक्शन कौन सा है और प्रोसीजर कौन सा है। एक्चुअल क्वेश्चन ये है, वो क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर चार्ट। अब आपको स्ट्रक्चर चार्ट ड्रॉ करना है 6 मार्क्स का, तो यार बड़ा आसान सी बात है। अब आप इसको देखते जाए, मैं आपको रफ सा आइडिया दे देता हूँ। मॉड्यूल ए, अब इनको जरा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। मॉड्यूल ए कॉल्स मॉड्यूल बी फॉलोड बाय मॉड्यूल सी। ए कॉल करेगा किसको, पहले बी को, फिर उसके बाद फॉलोड बाय मॉड्यूल सी। तो यार मैं यहाँ पे अगर रफ सा बना दूं जल्दी से, तो इसका मतलब है मॉड्यूल ए ये बन गया मॉड्यूल ए, और ये कॉल करेगा, पहले किसको कॉल करेगा ये उसने खुद ही बता दिया, फॉलोड कॉल मॉड्यूल बी और सी। पहले बी आ रहा है तो जो पहले आता है वो लेफ्ट पे आता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मॉड्यूल बी, और यहाँ पे आ जाएगा मॉड्यूल सी। तो ये हो गया, ठीक है, ये वाला मसला हल हो गया। अब आ गया बी। बी किसको कॉल करेगा, कॉल विद पैरामीटर पैरा 1 and 2। जब कॉल होगा तो 2 पैरामीटर्स होंगे, ये उसने खुद ही बता दिया, 2 होंगे तो 2 बना दे, बस साथ साथ आप बनाते जाएं तो आप देखिएगा कितना आसान है। पैरामीटर 3 इज पैरा 1 एंड पैरा 3। पैरा 3 इज पास्ड बाय रेफरेंस, सॉरी मैंने नहीं, सॉरी वो ऊपर वाला है, मैंने नीचे लिख दिया है, सही है, ये बी पे आ जाए। कॉल ईदर्स मॉड्यूल डी। मॉड्यूल, अब बी क्या करेगा, ये कॉल करेगा इन 2 मॉड्यूल्स को, मॉड्यूल्स डी और ई को, लेकिन ईदर, वो और वाली कंडीशन आ गई। अब मॉड्यूल डी फर्दर किसको कॉल कर रहा है, ठीक है ना, खुद ये कॉल हो रहा है इन 2 पैरामीटर से और फर्दर कॉल कर रहा है मॉड्यूल डी और ई को। तो अब जरा देखिएगा, डी और ई को ये कॉल कर रहा है, तो आप यहां पे ड्रॉ करेंगे मॉड्यूल, एक तरफ मॉड्यूल डी और मॉड्यूल ई, और चूंकि ये इधर दोनों में से कोई एक कॉल होगा पहले, इसलिए लेफ्ट राइट का यहां मसला ही नहीं है, जो भी लिख दे। ये सिंबल आपने ड्रॉ करना है जो सिलेक्शन का सिंबल है। ये सिलेक्शन का सिंबल हमने क्यों ड्रॉ करना है बेटा, ये हमने इसलिए ड्रॉ करना है कि यहां उसने ये ईदर का वर्ड यूज किया है कि मॉड्यूल बी इन दोनों को कॉल करेगा। रिटर्न बुलियन वैल्यू, बी वैल्यू क्या करेगा, जो इसको कॉल करेगा उसको बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो बी किसको रिटर्न कर, बी को कॉल कौन कर रहा है, ए, तो बी रिटर्न करेगा बुलियन वैल्यू, ठीक है ना, और बुलियन का मतलब है टेल सॉलिड हो जाएगी, ठीक है ना, वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। एंड देन वी मूव टू द, हाँ ये हो गया। सी में आ जाए, कॉल्ड विद पैरामीटर पैरा 1 एंड पैरा 3, और पैरा 3 क्या है, बाय रेफरेंस। अब जरा देखिएगा, मॉड्यूल सी 2 पैरामीटर से कॉल होगा, एक है सिंपल पैरा 1, लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं पैरा 1, और दूसरा जो है वो बाय रेफरेंस है। तो बाय रेफरेंस का मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके डबल एरोज हैं, तो ये पैरा 3 है, दिस इज इट, ठीक है ना, और ये हो गया। और बाकी इसी तरह से आप कर लेंगे, अब इसमें और कोई भी मुश्किल नहीं है। रिपीटेडली कॉल्स, सी रिपीटेडली किसको कॉल कर रहा है, एफ और जी को। कौन, सी कॉल कर रहा है इन दोनों को, पहले एफ को फिर जी को, फॉलोड बाय एफ फॉलोड बाय जी। तो अब देखिएगा एफ फॉलोड बाय जी, तो यहां पे क्या होगा, 2 कॉल हो रहे हैं, एफ मॉड्यूल एफ फॉलोड बाय मॉड जी, और रिपीटेडली का मतलब मैंने शुरू में बताया था, ये एरो आएगा, दैट इज इट। मॉड्यूल सी रिपीटेडली कॉल कर रहा है इसको। तो मैंने आपको कहा था कि 2 सिंबल्स स्ट्रक्चर चार्ट में यूज होते हैं, एक सिलेक्शन का, उसका मतलब है दोनों में से कोई एक कॉल होगा, और इसका मतलब होता है कि दोनों रिपीटेडली बार बार कॉल होंगे, पहले एफ फिर जी फिर एफ फिर जी, ठीक है ना, दिस इज ऑलरेडी कम्युनिकेटेड टू यू। बाकी बेटा आसान है, मॉड्यूल डी कॉल्ड विद पैरामीटर 2 पैरा 2, तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर देंगे मॉड्यूल डी का पैरामीटर इस तरह से, बाकी आसान है, अब बाकी इसमें कुछ नहीं रह गया, ठीक है ना। हाँ बस बाकी सिर्फ मॉड्यूल लिखने, ई कॉल्ड विद पैरामीटर दिस रिटर्न दिस, तो ई से आपने रिटर्न भी करना है। मॉड्यूल एफ वो भी हो जाएगा, मॉड्यूल जी में पैरा 3 जो है वो बाय रेफरेंस है। ये मॉड्यूल जी कहाँ है, ये मैं चलें आपको बता देता हूँ, ये मॉड्यूल जी है। तो ये जब कॉल होगा किसी पैरामीटर से, तो इसका एक बाय रेफ है, तो डबल एरोज आएंगे, ये। तो बाकी आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो बहुत इजीली ये ड्रॉ हो जाता है,
दिस क्वेश्चन एज वेल, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये आप पेपर खोलेंगे आपको स्ट्रक्चर चार्ट के क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन 4 है और ये बेटा इसका आंसर है। ये मॉड्यूल ए ने बी को कॉल किया, सी को ये रिपीटेडली कॉल कर रहा है, ये सिलेक्शन है, और ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है बाय रेफ, और ये बुलियन रिटर्न हो रहा है, और ये भी बाय रेफ है, एंड ऑल दैट। तो दिस कैन इजीली बी डन। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें 5-7 मिनट, बट दिस कैन बी डन वेरी इजीली। तो अब आपने क्या करना है बेटा, पास्ट पेपर के ये क्वेश्चंस देख लिए, क्वेश्चन जरा नोट कर लें। आपके पास अगर टॉपिकल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ से आप क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज, ये नोट कर लें, मई जून 24 का 7 क्वेश्चन है 2-3 वेरिएंट का। ये क्वेश्चन करें आप, और ये वाला क्वेश्चन कर लें, मई जून 24 का 2-1 वेरिएंट का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसका ये पार्ट खासतौर पे भी, ये जो मैंने करवाए, तो जो मैंने करवाए हैं अगर आप ये क्वेश्चंस भी कर लें तो बेटा काफ़ी है। इसी तरह ये फर्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 24 का 2-1 वेरिएंट का क्वेश्चन नंबर 7। तो यू मस्ट अटेम्प्ट। तो यार ये लिखे हुए ना, लिख लें, तो ऑलरेडी टॉपिकल्स में है ना, मैं टॉपिकल से ही तो करवा रहा हूँ, भिजवा दूंगा चलें, लेकिन